नमस्कार। खबरों की भीड़ और शोर से अलग वो खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी हैं, जो आपके जीवन, स्वास्थ्य, जेब से जुड़ी हैं, जो सहज हैं और सरल हैं। वो हैं खबरें अनकही। मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध। सबसे पहले नजर डालते हैं दिन की 3 बड़ी खबरों पर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की 23 महीने बाद रिहाई हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज वो सीतापुर जेल से बाहर निकले। दोनों बेटे अदीब और अब्दुल्ला 100 गाड़ियों के काफिले के साथ आजम खान को लेने पहुंचे। यह आखिरी मामला था जिसमें उन्हें जमानत मिली है। कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में सोमवार देर रात से आज सुबह तक हुई मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ आ गई। सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया, जिससे यातायात व्यवस्था चरमरा गई। इसके अलावा ट्रेन, मेट्रो और हवाई सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता नहीं देने पर इटली में पीएम जॉर्जिया मेलोनी के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। काले कपड़े पहनकर सैकड़ों प्रदर्शनकारी मिलान के सेंट्रल ट्रेन स्टेशन में घुस गए। कई जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ की, सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया। और खबरें अनकही में आज बात मैदान पर बदतमीजी की, जेब पर कम हुए बोझ की और एक रियल हीरो की विदाई की। नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही सरकार ने आम जनता को एक बड़ी राहत दी है। अब आपके रोजमर्रा के सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, घरेलू उपकरण, 2 व्हीलर्स और छोटी कारें, सब कुछ पहले से सस्ता हो गया है। सरकार ने जीएसटी में बड़े सुधार करते हुए 22 सितंबर से नए स्लैब लागू कर दिए हैं और इसका असर सीधे आपकी जेब पर दिखने वाला है। लेकिन ये असर कितना दिखेगा, वाकई ये बचत उत्सव है या नहीं, कौन कौन सी चीज़ें महंगी हो रही हैं, कौन सी सस्ती हो रही हैं और खासकर महिलाओं को कितना फ़ायदा होने वाला है, कितनी शॉपिंग हम कर पाएंगे दिवाली के सीज़न में, ये सब मुझे बहुत सरल भाषा में समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं नेटवर्क के मेरे सहयोगी लक्ष्मण रॉय जी। लक्ष्मण जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो सबसे पहले तो बताइए, जो बचत उत्सव कहा जा रहा है, ये जो जीएसटी में बदलाव हुए, ये वाकई बचत उत्सव है? फायदा होगा आम आदमी को? नहीं, बिल्कुल बचत उत्सव है। अब उत्सव का मतलब हम लोग जो मानते थे कि पटाखे छोड़े जाएंगे, फुलझड़ियाँ जलाएंगे, लेकिन उत्सव में आप देखिए, थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। आप घर में जाती होंगी तो दिवाली के अगले दिन या दिवाली से पहले आपके घर में काम करने वाले जो मेड है या फिर गाड़ी साफ करने वाला जो बंदा है या फिर कूड़ा उठाने वाला क्या पूछता होगा कि इस बार दीदी क्या देंगी आप, क्या मिलेगा? हाँ। अच्छा, दिवाली के बाद आके चर्चा क्या होती है कि देखिए ना, फलाने दीदी ने तो मुझे 1000 रुपये दिए, लेकिन फलाने दीदी ने 500 रुपये दिए। अब सोचिए कि उनके लिए दिवाली 500-1000 रुपये में कितना मायने रखता है। सही बात। और जब आप जीएसटी कट की बात करें तो अगर आप देखेंगे तो कम से कम आपको 30 से 35 हज़ार रुपये सिर्फ रोज़मर्रा के किचन के में बचत होने वाली है आपको। मान लिया जाए कि आप 5 मेंबर की फैमिली में हैं तो कम से कम 25 हज़ार रुपये राशन पानी ग्रॉसरी वगैरह में खर्च हो जाते हैं। अब 12 महीने में जोड़ लीजिए तो 3 लाख रुपए हो गए। तो 13% आपको ग्रॉसरी पे बचत होगी जीएसटी कट होने से। 3 लाख का 13% मतलब क्या हुआ? 39,000 रुपये। 39,000 रुपये तो कईयों की सैलरी नहीं होती। बिल्कुल। और ये राशन तो सिर्फ हम अपने खाते हैं, गरीब आदमी भी खाता है, लोअर मिडिल क्लास भी खाता है। तो वाकई बचत है। और उत्सव इसलिए है क्योंकि जब बचत होता है तो उत्सव का माहौल दुगुना हो जाता है, तो इसलिए बचत उत्सव मुझे लगता है बहुत सही शब्द चुन के दिया गया है इसमें। तो अब जैसे मैंने कहा कि महिलाओं के लिए अब दिवाली का समय आ रहा है, सबको शॉपिंग करनी होगी, कपड़े खरीदने हैं, बहुत सारी चीज़ें, सजावट का सामान है। इसके बारे में थोड़ा बताइए कि इस समय जो हम शॉपिंग करेंगे उसमें क्या क्या सामान सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ है? देखिए, बहुत चीज़ें सस्ती हैं, बहुत चीज़ें महंगी हुई है, लेकिन आपको देखना आप शॉपिंग क्या करना चाहते हैं। अब आमतौर पे लोग सबसे ज़्यादा शॉपिंग करते हैं कि कुछ किचन के सामान हो, वो शॉपिंग करने जा रहे हैं। तो किचन के सामान आपको सस्ते हो, वहाँ पे जीएसटी के रेट काफ़ी कम हुए। जहाँ कहीं 12% तक होता था वो घट करके 5% तक आ गया है। अब 12% से 5% अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। कहीं पे 5% था तो कहीं पे आप 5% से घट के आपको 0% हो गया है। तो 1-2 आइटम की बात नहीं है यहाँ पे, ये आपको 95%। तो ये किचन के सामान का आप कह रहे हैं, किचन के सामान की बात करें। और इसमें अगर आप जैसे कि आमतौर पे देखता हूँ दिवाली में लोग डिनर सेट खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे जीएसटी रेट आपका काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। अब आप मान लिये 5,000 रुपये का लेते हैं, उस पर आपको सिर्फ 5% जीएसटी देना पड़ेगा। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे जीएसटी कीमतें कम हुई हैं। दिवाली में आमतौर पर होता है कि बहुत लोगों को मानना है, मेरे परिवार में मानना है, आपके परिवार में शायद मानना होगा कि दिवाली के दिन तो नए कपड़े पहनने हैं, ये एक बड़ा रहता है। तो नए कपड़े पहनने हैं तो आप कपड़े की शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कपड़े खरीदते वक्त हमें किस तरह के कपड़े खरीद रहे हैं। आमतौर पे लोग
होता है कि चलो जो डेली वेयरिंग के कपड़े हैं वो खरीद लेते हैं। अगर कीमत सिर्फ 2,500 रुपये से कम है तो आप तो खुश हो जाइए। अच्छा। 2,500 रुपये से कम है तो वहाँ पे जीएसटी के रेट काफ़ी कम हो गए। अब 2,500 रुपये से कम है तो जीएसटी के दाम आपको 12% पहले लगता था, वो घट करके 5% हो गया। अच्छा, तो ये रेडीमेड गारमेंट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। मान लीजिए आप जो सूट पहनिए, अगर 2,500 रुपये से कम, हालांकि लग नहीं रहा 2,500 से कम का है वैसे, लेकिन 2,500 से कम का है तो उस पर आपको 5% लगेगा। लेकिन 5% सुनने में आपको बड़ा ही लगता है कि बहुत कम है, तो इससे क्या होगा। मान लीजिए जैसे कि आमतौर पर सरकारी आंकड़ा ही कहता है कि एक परिवार में 5 सदस्य होते हैं, 5 सदस्य ने मिल करके 2,500 रुपये के कपड़े खरीदे, तो सोचे कितने हुए उसके, आपके 7,500 रुपये हो गए। नहीं, 12,500 रुपये। अब 12,500 रुपये जब हो जाते हैं, 12,500 रुपये पे पहले आपको देना पड़ता था 12%, है ना। 12% आपको देना पड़ता था, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये आपको टैक्स देना पड़ता था। अब आपको कितना देना पड़ेगा, आपको सिर्फ यहाँ पे 5% देना पड़ेगा। तो ये अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इतनी सारी बचत आप कपड़े पे कर रहे हैं। तो ये तो रही दिवाली की बात। दिवाली में पटाखे छोड़ रहे हैं, फुलझड़ियाँ जा रहा है, वो अलग मुद्दा है कि स्वदेशी की बात चलिए तो स्वदेशी पे कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन दिवाली के बहुत सारे आइटम है जो आपको, अच्छा दिवाली में कई लोग कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें रुक के रखे रहते हैं। धनतेरस में इस बार हम टीवी खरीदने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदने जा रहे हैं, वो भी दाम काफ़ी सस्ते हो रहे हैं। अच्छा। उसके भी जो है मैं देख रहा था, मैंने रिसर्च किया था, तो उसका मैं देखा कि बहुत सारी चीज़ें जो है सो वो आपके जो आइटम है उस पर टीवी, एसी, फ्रिज, इन सब पे पहले 28% जीएसटी लगता था। अब 28% की बजाय सिर्फ आपको 18% जीएसटी लगेगा। आप सोचिए पूरा 10% का फर्क है। तो ऐसी चीज़ें भी काफ़ी सस्ती होती है। निर्भर करता है कि आप खरीदना क्या चाहती हैं, वैसे दिवाली आपकी हैप्पी दिवाली हो जाएगी। एक बात बताइए, मेड इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल पर काफ़ी प्रधानमंत्री भी जोर देते हैं हमेशा कि भाई स्वदेशी सामान खरीदिए। तो कुछ ऐसा नहीं है इसमें कि हमें ऐसा लगे कि हाँ जो मेड इन इंडिया सामान है उस पर ज़्यादा कटौती हो गई है, कम टैक्स लग रहा है, या वो सस्ती हो गई हैं बजाय इसके कि जो विदेशी सामान है। नहीं, इसका फायदा ये हो, हाँ, इसका फायदा ये हो कि जब मेड इन चाइना से ज़्यादा कंपटीशन होता है, हाँ। तो जो बाहर के सामान आते हैं और भारत के जो सामान होते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि भारत के सामान जो मेड इन इंडिया सामान होते हैं महंगे होते हैं। अब महंगा होता है तो भाई जब आप खरीदने जाते हैं, जो अपने पॉकेट में पड़ता है ना, तो फिर होता है कि भाई पॉकेट पे जो सस्ता पड़े हुए मेड इन इंडिया तो बाद में है, भगत सिंह पैदा हो पड़ोसी घर में, हमारे घर में ना हो। तो लोग क्या सोचते हैं कि चलो भाई अपना तो सस्ता, बाकी वालों को मेड इन इंडिया कहेंगे वो खरीदेंगे। तो जीएसटी कट होने से क्या हो, वो दाम का अंतर जो होता है चाइना और इंडिया के बीच के सामान का दाम का अंतर वो कम हो जाएगा। मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया सामान की कीमतों का अंतर कम हो जाएगा। तब आप जब खरीदने जाए, हाँ ये होगा, क्योंकि जीएसटी रेट कम हो रहा है। क्योंकि ऐसे में जब आप जा रहे हैं खरीदने तो आपको लगा अच्छा चलो ये तो सामान 1,000 रुपये का है, मेड इन इंडिया 1,100 रुपये का, तो 100 रुपये तक तो हम दे सकते हैं कि दे। जैसे कई बार हम लोग इलेक्ट्रॉनिक दिया नहीं लेते हैं, जा करके जो हाथ से बने हुए दिए हो तो वो लेते हैं, यही सोचते हैं कि चलो यार कम से कम सामने वालों को कुछ राहत, उनकी हैप्पी दिवाली हो जाएगी। तो ये होगा। लेकिन मैं इस बात का को यकीन करता हूँ कि सिर्फ जीएसटी कट होने से मेड इन इंडिया सामान को उतना बढ़ावा मिलेगा, ये थोड़ा सा मुश्किल है। उसके बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, क्योंकि चाइना ऐसी जगह है जहाँ पे आपको वो जितनी कीमत में सामान बनाता है उस सस्ते में यहाँ भेज देता है। तो ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जो सरकार इंसेंटिव देती है, उस पर थोड़ा सा लंबा सफ़र होगा, लेकिन इसकी शुरुआत ज़रूर होगी उस सफ़र की। अब एक बात बताइए, जैसे अब 22 सितंबर से लागू हो गया है, ठीक है, अब आम लोगों तक, गांव कस्बों तक कितनी जानकारी पहुंची है, नहीं पहुंची? अब जैसे एक आम आदमी गया है एक राशन की दुकान पे, या बाकी जो चीज़ें होती हैं, टूथपेस्ट, तेल लेना है, अब उसमें ये नया दाम लगा है, नहीं लगा है, ये सब कैसे किसी आम आदमी को पता चलेगा? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, क्योंकि इस पे जो है बहुत लोगों को पता नहीं है। गांव क्या, हम आप जाएंगे शॉप में तो हो सकता है शॉपकीपर आपको जो घुमा दे। मेरे पास एक फ़ोन आया, वो तो कह रहा था कि हमें कार का डीलर बता रहा है कि दिवाली के बाद कार आपकी महंगी हो जाएगी, तो अभी कार खरीद लीजिए। हमने पूछा कि बताओ कैसे कैसे महंगी होगी, जब डिटेल उसको बताया तो नहीं उसको सस्ती होनी थी। तो सामने वाला बेचने के लिहाज से कुछ भी कर सकता है, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा अवेयर रहना है। तो सामान के दाम कम हुए कि नहीं कम हुए, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत अभी जो एक्सक्यूज़ देते हैं लोग कि ये जो सामान हमने लाया तो पहले का आया हुआ है, पहले का आया हुआ है, तो अब कैसे कम पहले के बिल पर है ये। तो सरकार ने जो सख्ती करी तो कंपनियों ने क्या किया कि सारे रिटेलर को एक लिस्ट सौंपी है कि आपके पास जो जो सामान है, इन सारे सामान के दाम एमआरपी पहले ये था, अब जीएसटी घटने के बाद इतना हो जाएगा। अब एमआरपी को रातों रात बदल सकते नहीं है। मान लीजिए टूथपेस्ट है, उस पर जीएसटी कम हो गया है, अब उसके पैकेट को ऐसे बदलेंगे रातों रात? नहीं बदल सकते। तो आप क्या कर रहे हैं कि उसका एक लिस्ट सौंप दी है, तो उस लिस्ट के हिसाब से या तो दुकानदार नया स्टिकर चिपका दे रहा है, आमतौर पर इतने ईमानदार होते नहीं है, स्टिकर चिपकाएंगे मुश्किल है, लेकिन उस लिस्ट के हिसाब से वो आपसे चार्ज करेंगे।
अगर तो हमको अवेयर रहना हाँ, है इसके लिए। आपको अवेयर रहना। अगर आपको लगता है कि इस मोबाइल फ़ोन पे, इस टूथब्रश पे, इस कपड़े पे जीएसटी कम हुआ है, तो हमें जाके देखना होगा कि हमें एमआरपी से कम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। कम दे रहे हैं तो कितना कम दे रहे हैं, कम नहीं दे रहे तो उनसे पूछना है क्यों नहीं कम दे रहे हो, तुम्हारे पास जो लिस्ट है वो दिखाओ मुझे, तो फिर आपको क्लैरिटी हो जाएगी। इसके बावजूद अब एक सवाल आपके मन में होगा कि मान लिया जाए वो जीएसटी का रेट कम नहीं कर रहा है, हमारे कहने के बाद भी नहीं कर रहा है, हाँ। तो एक कंज्यूमर हेल्पलाइन शुरू की गई सरकार की तरफ से, पहले से भी है। वो कंज्यूमर हेल्पलाइन जो है वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा। वो कंज्यूमर हेल्पलाइन जो है उसको आप चाहें तो उस पर कॉल करिए, और वो जो बहुत एक्टिव आजकल सारे, एक स्पेशल टीम लगाई गई है, उसका नंबर है 1915। ये नंबर आप जो है रखिएगा 1915। 1915 पे आप कंप्लेन करेंगे और फिर उसका पूरा सिस्टम अपने आप एक्टिव हो जाएगा। और सरकार ने तो यहाँ तक कि ग्राउंड रिपोर्ट मांगे, किसने कम किया है, किसने कम नहीं किया, पूरी रिपोर्ट दीजिए, सारे फील्ड ऑफिसर्स को लगा दिया है। तो कंपनियां ही बहुत सचेत है। आप देखें कंपनियां लिस्ट निकालेंगे, हम तो इतने सस्ते कर दिए, हम तो इतने सस्ते कर दिए। इस बार शायद बदमाशी ना करें, मैं उम्मीद करके लगता है। एक बात बताइए, अचानक मेरे मन में सवाल आया, तो इस प्रोसेस में जैसे जो हमने कहा कि भाई पहले के रेट के हिसाब से जो सामान जो दुकानदार लेके बैठा हुआ है रिटेलर, क्या रिटेलर को नुकसान होगा? नहीं, रिटेलर को नुकसान नहीं होगा। हाँ। क्योंकि रिटेलर को क्या होता है कि रिटेलर ने खरीदा है, हाँ। तो वो रेट कम दे रहा है, तो उसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है वो एडजस्ट हो जाता है। रिटेलर बाकी जो बाद में पैसा दिया होगा, हाँ। आमतौर पर होता है कि रिटेलर क्या करते हैं कि आपसे सामान ले लिए, जब सामान बिकता है तब उसको वापस पेमेंट करता है। तो अच्छा। जीएसटी रेट घटा हुआ जो है उसके हिसाब से पेमेंट तो करेगा। नुकसान किसको होगा इसमें पूरे प्रोसेस? नुकसान किसी को नहीं होगा। अच्छा। नुकसान किसी को नहीं, वो लोग कह रहे हैं सरकार को नुकसान होगा, लेकिन मेरा मानना है कि सरकार को भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जीएसटी जो होता है ना, वो कभी कंपनियां नहीं चुकाती हैं। अच्छा। जीएसटी हम चुकाते हैं। हाँ। और हम जो चुकाते हैं सरकार के खाते में जाता है। तो जीएसटी का रेट कम हुआ तो कंपनियों को नुकसान नहीं होगा। कंपनियां जीएसटी जो देती है हमसे, वो सरकार को पास ऑन करती है, हमसे कम मिलेगा सरकार को कम देंगी, उसमें कहीं नुकसान कंपनियों को होता ही नहीं। सरकार को नुकसान कह रहे हैं लोग, लेकिन मेरा मानना है कि नुकसान नहीं होना चाहिए, और बहुत इकोनॉमिस्ट भी मानते हैं। क्योंकि मान लिया कार पे आपने जीएसटी कम कर दिया, अब कम कर दिया तो कार पे टैक्स सरकार को कम मिला। अब आप देखिए मारुति कह रही है कि 30,000 कार पहले दिन में बिके, 25 साल का सारा रिकॉर्ड टूट गया मेरा। तो जो पहले 20 कार बिकती थी, अब अगर 40 कारें बिक रही है, तो कम घटा हुआ जीएसटी तो हमें ज्यादा कार पे मिल रहा है। तो रिजल्ट नेट क्या निकला कि हमारा कलेक्शन बढ़ गया। तो इस वजह से ये कहना कि सरकार को नुकसान होगा वो थोड़े समय के लिए हो सकता है, लेकिन 2017 में ऐसे ही कई सारे जीएसटी रेट कम किए गए, देखने को मिला कोई। हालांकि पता नहीं क्यों कार्स को लेकर मेरी थोड़ी सी ओपिनियन रहती है कि वैसे भी हम लोग इतना पोल्यूशन इसकी बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं कि एक सड़क जब तक बनती है कारें इतनी हो जाती हैं कि हर जगह ट्रैफिक जैम से, मेट्रोज में सब परेशान है। अब आप कारें और सस्ती करते जाएंगे तो सिर्फ सड़कों पर ट्रैफिक ही बढ़ेगा ना। और हमारी आदतें ऐसी कि एक घर से 4 लोग निकलते हैं तो अलग अलग कार लेके निकलते हैं। इसमें 2 चीजें हैं, एक तो ट्रैफिक है, दूसरा पोल्यूशन है, वो भी बड़ा है। तो ये कारें जो सस्ती होंगी वो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल पे भी सस्ती हो रही है, पेट्रोल डीजल वाले पे भी सस्ती हो रही है। तो अब है कि कार कौन सी यूज करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल लें या फिर पेट्रोल डीजल लें। तो सरकार ने तो सब पे सस्ती कर दी है। ईवी ज्यादा का सस्ती कर देते तो ईवी सस्ती होंगी, ईवी आगे चल के आप देखें कैलकुलेट करेंगे तो आपको सस्ती पड़ेगी, जो उसमें पेट्रोल डीजल जितना महंगा उसमें होता नहीं है। लेकिन उसमें क्या होता है ना कि कार एक ऐसी इंडस्ट्री, ऑटो इंडस्ट्री, जहाँ पे सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले सेक्टर में से एक है। एक टेक्सटाइल है जिसपे जीएसटी कम किया गया, दूसरा ऑटो है। और ऑटो पे जब जीएसटी कम होता है ना, तो ऑटो का इम्पैक्ट कई सारे सेक्टर में पड़ता है। ऑटो गाड़ियां ज़्यादा होंगी तो टायर बनाने वाली कंपनियों को फ़ायदा होगा, लाइट बनाने वाली कंपनियों को फ़ायदा होगा, उनके यहाँ डिमांड बढ़ेगी, तो एम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो सरकार पोल्यूशन, ट्रैफिक जैम, इससे अलग हट के इसको बढ़ावा दे रही है, लेकिन उसको रोकने के बहुत सारे तरीके होते हैं। रोड टैक्स लगा देना या फिर ईवी को बढ़ावा देना, थोड़ा सा डिस्करेज करना गाड़ियों का, वो एक अलग डिबेट होता है। लेकिन जाहिर तौर पे कई लोगों को, खास दिल्ली वालों को दिक्कत होती है। अच्छा, एक थोड़ा हेल्थ से रिलेटेड पूछती हूँ मैं आपको, जितनी भी ये नुकसानदायक चीज़ें हैं, चाहे हम खाने की बात करें, जंक फूड हो गया या ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, फिर लिकर और सिगरेट, इन सब पर क्या हुआ है? इन सब पे ये बेसिकली ये भी सस्ते तो नहीं हो गए? सस्ती तो नहीं हुए हैं, लेकिन आइडियली इन सारी चीज़ों पे तो हमें, मुझे लगता है कि बस सिगरेट और पान मसाला आखिर बिकता क्यों, मुझे समझ में नहीं आता। लीकर आखिर बिकता क्यों? जब आपको पता है कि इससे नुकसान हो रहा है तो ऑब्वियसली मत बेचिए। लेकिन ये भी कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और इससे कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आखिर खर्चा भी चाहिए, चलाने के लिए पैसा भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सस्ती नहीं होंगी, ये सारी चीज़ें महंगी होंगी। 28% से इसको 40% में कर दिया गया। इसको सिन गुड्स का नाम हम लोग देते हैं टेक्निकल भाषा में। अच्छा, ये हुआ है? ये हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको महंगी क्या क्या है इसमें से? इसमें सिगरेट है, पान मसाला है, इसका मैंने लिस्ट निकाला था। इसमें आपको 28% से 40%। कौन कौन सी चीज़ें हैं? ये सिगरेट, पान मसाला, गुटखा,
लीकर जैसी चीज़ें हैं, वहाँ पे ये दाम काफ़ी महंगे हुए। जीएसटी के रेट बढ़ाए गए हैं। पान मसाला, गुटखा, हाँ, गुटखा। अब इसमें क्या है कि लीकर भी ना? लीकर भी। लेकिन इसमें चूंकि स्टेट वाले कह रहे थे कि इस नए जीएसटी से हमें नुकसान होगा, तो इसकी भरपाई कैसे होगी। तो अभी ये कहा गया है कि ये जो सिन गुड्स वाले आइटम है, इस पे क्या होता था कि 28% प्लस सेस लगता था यहाँ पे। तो इस 28% सेस को जो है कहा गया है कि अभी इसको हम लोग फिलहाल 40% वाले को डिसीजन हो गया, इसको हम लोग होल्ड पे रखते हैं। ये 28% जो है इसको हम लोग रखेंगे, और ये 28% प्लस सेस जो है इसको लेके चलेंगे। और सेस जो आएगा इससे राज्यों को दिया जाएगा। अच्छा। ताकि राज्यों को अगर नुकसान होता है रेट घटने से, तो राज्यों को इस पैसे से भरपाई की जाएगी। जब तक कि उनको नुकसान बिल्कुल बराबर नहीं हो जाता, तब फिर उनको सेस हटा के तब हम लोग 40% पे आ जाए। अच्छा, तो इसकी कोई टाइम लिमिट है अभी? नहीं, टाइम लिमिट नहीं दिया। अच्छा, और बाकी जो जंक फूड की जो हम बात कर रहे हैं, इस पर कुछ उन्हें उसको बेसिकली दरअसल ये है कि उन सारी चीज़ों को लेकर के मुझे लगता है कि बहुत सरकार निगेटिव माहौल बनाना चाहती है। अच्छा, तो वहाँ पे कोई वैसा राहत देना या फिर कोई ऐसा घाटे वाली बात वहाँ पे नहीं की है। हाँ, पिज्जा ब्रेड वगैरह जो होते हैं, उन सबको सस्ता जरूर किया। वहाँ पे टैक्स घटाए गए घटाए गए हैं जीएसटी। घर पे आप पिज्जा बनाती हैं तो आपके लिए सस्ता पड़ेगा, क्योंकि ब्रेड खरीदती हैं तो उस पर जो है जीएसटी के रेट कम किए गए। मेरे जैसे लोग, जैसे जो प्रोफेशनल्स हैं कंसल्टेंसी में है, 18% जीएसटी हमारे उसमें आता है, इसमें कुछ कहीं बदलाव? नहीं, बिल्कुल कोई खुश मत होइए, यहाँ पे कोई बदलाव नहीं किया गया। ठीक है, तो अब मोटी मोटी मुझे लगता है सारी चीज़ें हमारे व्यूअर्स को समझ में आ गई होंगी। लेकिन अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है ना, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें सवाल लिखकर भेजें। हम लक्ष्मण जी से उनके जवाब लेकर आप तक पहुँचाएंगे। चलते चलते लक्ष्मण जी, कोई एक ओवरऑल टिप्स अगर आप सारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें, वाकई ये बचत उत्सव बन जाए उनके लिए। नहीं, बिल्कुल, आपको सिर्फ जागरूक रहना है और आपको खुद जा करके आंखें खोल करके आपको देखना है कि जीएसटी कट का फायदा आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सरकार ने अपना काम कर दिया, अब आपको अपना काम करना है। तो ये ध्यान रखिएगा, नंबर जो मैंने दिया था 1915 अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। और ये मत समझिएगा सरकारी नंबर है तो सरकारी नंबर, लेकिन बहुत ही एक्टिव है। सरकार में एक पूरी टीम बैठी हुई है जो ऐसे कंप्लेन को निपटाने के लिए। तो आपका दुख दर्द दूर हो जाएगा, जीएसटी का फायदा नहीं मिलता है तो 1915। दिवाली आने वाली है, हम सब खूब खरीदारी करेंगे, कपड़े, घर का सामान, सजावट की चीज़ें, अपनों के लिए तोहफे, मिठाइयाँ वगैरह वगैरह। पर कितना अच्छा होगा कि हम इस खरीदारी में मेड इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल का ध्यान रखें। भारत में बना सामान खरीदें, भारतीय कारीगरों के हाथों की बनी चीज़ें खरीदें, ताकि आने वाली दिवाली हर हिंदुस्तानी घर में रोशनी लेकर आए। हमारे आपके घर में भी, मिट्टी के दिए बनाने वाले कुम्हार के घर में भी, हाथ से साड़ी बुनने वाले बुनकर के घर पर भी, अपने हाथों से सजावट का खूबसूरत सामान बनाने वाले कारीगर के घर भी। दिवाली सबके लिए शुभ हो। जो एक बार गलती करे वो नादान, जो दूसरी बार गलती करे वो अनजान, लेकिन जो कभी ना सुधरे वो पाकिस्तान। 21 सितंबर को दुबई के मैदान पर खेले गए भारत पाकिस्तान मैच के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने पाकिस्तान की असली तस्वीर एक बार फिर से दुनिया को दिखा दी। आप भी देखिए, ये हैं पाकिस्तान टीम के ओपनर बैट्समैन साहिबजादा फरहान। बैट को गन की तरह पकड़े हुए हैं। सही बात है, पकड़ना भी चाहिए, क्योंकि जो देश आतंकियों की पनाहगाह है वहां इनसे और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। अब एक और तस्वीर देखिए। हाथ से प्लेन क्रैश का इशारा कर रहे इस खिलाड़ी का नाम हारिस रऊफ है। कहने को तेज गेंदबाज है, लेकिन आजकल गेंदों नहीं इशारों से काम चला रहे हैं। जनाब, जेट गिराने का इतना ही शौक है तो वीडियो गेम्स खेलिए। यहां क्रिकेट के मैदान में क्या कर रहे हो? यहां खेलना है तो गेंद गिराओ, विकेट उड़ाओ, लेकिन वो तो इनसे हो नहीं पा रहा, तो चले हैं इशारे करने। भाई साहब, इस बेतुके सेलिब्रेशन से ना तो ओवर बचेगा ना रन रुकेंगे। प्लेन तो क्रैश होने से रहा। दुबई में अगर कुछ क्रैश हुआ तो वो था पाकिस्तान का प्लान और इज्जत। खैर, वो बची ही कितनी है। लैंडिंग भारत की रही, टेक ऑफ भी भारत का और रनवे पर भी भारत ही सुरक्षित उतरा। जो इशारा दिखा रहे थे उन्हें शायद किसी ने बताया नहीं कि पॉइंट्स टेबल उंगलियों से नहीं प्रदर्शन से हिलती है। एशिया कप में भारत पाकिस्तान के बीच खेला गया पहला मुकाबला तो याद ही होगा आपको, जब भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने सलमान आगा से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था। तब पाकिस्तान ने खूब ड्रामा किया था, लेकिन सूर्या का स्टैंड क्लियर था कि आतंकवाद समर्थकों के साथ कोई खेल भावना नहीं।
और अब अगले ही मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने दिखा दिया कि ये लोग सच में आतंकवाद समर्थक हैं। पहले मैच में शर्मनाक हार और मैच के बाद हुई बेइज्जती से पूरी पाकिस्तान टीम बौखलाई हुई थी। सोच रहे थे इस बार तो भारत को हरा ही देंगे। जब दाल नहीं गली तो करने लगे वही गिरी हुई हरकतें। हारिस रऊफ को मैच में सिर्फ 1 विकेट मिला और बाकी समय वो जुबान ही चलाते नजर आए। लगातार भारतीय बल्लेबाजों को उकसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने रऊफ की बातों के साथ साथ पाकिस्तानी खिलाड़ियों की गेंदों का भी ताबड़तोड़ जवाब दिया। इससे हारिस को मिर्ची लगी तो वो हाथ से प्लेन क्रैश और 6-0 के इशारे करने लगे। दरअसल हारिस रऊफ बताना चाह रहे थे कि पाकिस्तान ने भारत के 6 लड़ाकू विमान गिराए थे, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में छिपे बैठे आतंकियों को मार गिराया और पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया था। पाकिस्तान की फौज भारत का कोई लड़ाकू विमान नहीं गिरा पाई थी। मजे की बात तो यह है कि हारिस रऊफ ने 6-0 का इशारा किया और भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से ही मात दी। हार के बाद खिलाड़ियों की सारी हेकड़ी निकल गई और अकड़ ढीली पड़ गई। लेकिन पाकिस्तानी दरअसल बड़े ही धूर्त होते हैं। मैच के बाद रऊफ की पत्नी मुजना मसूद मलिक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी शेयर करते हुए लिखा कि हम भले ही मैच हार गए लेकिन जंग जीत गए। अरे कैसी जंग? कौन सी जंग? कब जीती आपने? 1947-48 का युद्ध, 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध और 1999 का करगिल युद्ध, सब तो हमने जीते हैं। और ये तो वो हैं जो बॉर्डर पर लड़े गए। फिर भारत ने घर में घुसकर मारा, पहले बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक और अब ऑपरेशन सिंदूर। हर बार तो हारे हो, हर बार तो पिटे हो, फिर घमंड किस बात का है? अब जरा मुकाबले की पहली इनिंग की बात करते हैं। मैच शुरू हुआ, पाकिस्तानी बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए मैदान पर उतरे। पहले ही ओवर में साहिबजादा फरहान को जीवनदान मिल गया, जिसके बाद उन्होंने 58 रन की पारी खेली। लेकिन अर्धशतक पूरा करने के बाद फरहान ने बल्ले को बंदूक बनाकर फायर करने का एक्शन किया। अब इसे नफरती सोच नहीं तो और क्या कहें। इनकी हरकतों से साफ झलकता है कि ये आतंक परस्त पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं और बेशर्म इतने हैं कि अपनी इन हरकतों पर शर्मिंदा भी नहीं है। श्रीलंका के खिलाफ मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरहान से जब इस सेलिब्रेशन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मैं अर्धशतक के बाद ज्यादा सेलिब्रेशन नहीं करता, लेकिन अचानक मेरे मन में आया कि चलो करते हैं। मैंने किया। मुझे नहीं पता कि लोग उसे कैसे देखेंगे, मैं उनकी परवाह भी नहीं करता। हाँ, तुम लोग क्यों परवाह करोगे? जब आतंक फैलाने में शर्म नहीं आई तो इशारा करने में क्यों शर्म आएगी? बहरहाल वापस मैच की तरफ लौटते हैं। आपको शायद याद होगा, पिछले साल 2024 में मार्च अप्रैल की बात है, पाकिस्तानी खिलाड़ियों का एक वीडियो आया था जिसमें वो पाकिस्तानी आर्मी के साथ ट्रेनिंग करते दिखाई दिए थे। वीडियो वायरल हुआ तो जमकर मजाक उड़ा। फिर सामने आए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी, जिन्होंने कहा ट्रेनिंग का मकसद खिलाड़ियों की फिटनेस में सुधार करना और खास तौर पर छक्के मारने की क्षमता बढ़ाना है। ना तो खिलाड़ियों की फिटनेस में बदलाव दिखा और ना उनके खिलाड़ी ठीक से छक्के मार पा रहे हैं। लेकिन उस ट्रेनिंग में उन्होंने जो सीखा वो दुबई के मैदान पर दिखाई दे गया। रनमैन नहीं, गनमैन दिखाई दिए। ऐसा लगा कि ये बॉलर्स और रनर्स की टीम नहीं, गनर्स की टीम थी। उधर एशिया कप में पाकिस्तान के भारत से लगातार 2 मैच हारने के बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी पर तंज कसा है। पाकिस्तान की जेल में बंद इमरान खान ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर पाकिस्तान को भारत के खिलाफ क्रिकेट मैच में जीतना है तो मोहसिन नकवी और सेना प्रमुख आसिम मुनीर को ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर पिच पर उतरना चाहिए। जेल में बंद इमरान खान पीसीबी चेयरमैन और सेना प्रमुख का मजाक उड़ा रहे हैं, उन पर तंज कस रहे हैं, जबकि वो खुद 3 दशक पहले तक पाकिस्तानी टीम की कमान संभाल रहे थे। लेकिन पिछले 2 दशक में टीम की जो हालत हुई है उसने पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा है। 2007 के वनडे वर्ल्ड कप से शर्मनाक तरीके से बाहर हुई। 2007 की T20 वर्ल्ड में भारत ने सेमीफाइनल में हराया। फिर 2011 का वनडे वर्ल्ड कप। अभी अगर हाल की बात करें तो 2023 के वनडे में हार के बाद आरोप लगाया कि भारतीय टीम ने अपने लिए अलग गेंदों का इस्तेमाल किया, लेकिन जब उनके अपने मुल्क में चैंपियंस ट्रॉफी हुई तब भी नहीं जीत पाए। फिर अब एशिया कप में पाकिस्तान का क्या हाल है वो तो आप देख ही रहे हैं।
ये सिर्फ बातों के शेर हैं और हकीकत में गीदड़। 21 सितंबर के मैच के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने जो हरकतें की उससे साफ हो गया कि जहां एक तरफ भारतीय क्रिकेट टीम, भारतीय सेना और आतंकवादी हमले के पीड़ितों के साथ खड़ी है, वहीं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आतंकवाद और आतंकवाद समर्थकों के। ये खिलाड़ी होने का दिखावा करते हैं, लेकिन इनका असली रूप सामने आ ही जाता है, और वो असली रूप है आतंकवाद का। असम की पहचान और पूरे नॉर्थ ईस्ट की आवाज जुबीन गर्ग आज पंचतत्व में विलीन हो गए। मन में दुख, आंखों में आंसू, उनकी सुरीली आवाज और ढेर सारी यादों के साथ जुबीन को उनके परिवार और चाहने वालों ने विदाई दी। जुबीन को आखिरी बार देखने और श्रद्धांजलि देने के लिए जन सैलाब उमड़ा। उनकी चिता को उनकी बहन पालमी बोरठाकुर ने मुखाग्नि दी। जुबीन गर्ग का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ असम के कमरकुची गांव के शमशान घाट पर किया गया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और उनके तमाम मंत्रियों ने जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि दी। जुबीन के पार्थिव शरीर के पास हाथ जोड़कर बैठी उनकी पत्नी गरिमा गर्ग की झलकियां दिल कचोटने वाली हैं। गरिमा अपने पति के पार्थिव शरीर के सामने बैठी रही और उनके आंसुओं से भीगे चेहरे पर वो शून्य था जो पिछले 5 दिनों से वो महसूस कर रही थी। असमिया गायक और सांस्कृतिक प्रतीक जुबीन गर्ग के अचानक और असामयिक निधन से पूरा असम मानो थम सा गया है, क्योंकि कई लोग अभी तक भी इस चौंकाने वाली खबर से उबर नहीं पा रहे हैं। अपने प्रिय कलाकार के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भीड़ बेहिसाब थी। जुबीन गर्ग की अंतिम यात्रा को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने दुनिया भर में चौथी सबसे बड़ी जनसभा के रूप में आधिकारिक रूप से मान्यता दी है। इस रिकॉर्ड में जगह पाने वाले दिग्गज जिनको यादगार विदाई दी गई वो है माइकल जैक्सन, पोप फ्रांसिस और महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। जुबीन गर्ग असम की मिट्टी से निकला वो नाम जिसने अपनी आवाज से न सिर्फ नॉर्थ ईस्ट बल्कि पूरे देश का दिल जीत लिया। बचपन से ही उन्हें संगीत से लगाव था। ढोलक, तबला और गिटार जैसे वाद्य यंत्रों में उनकी पकड़ बचपन से ही कमाल की थी। धीरे धीरे ये शौक जुनून में बदला और असम के छोटे छोटे मंचों से उनकी आवाज पूरे देश तक पहुंची। जुबीन की उड़ान 90 के दशक में तेज हुई, जब एल्बम्स की सफलता ने हौसला दिया और उन्होंने मुंबई का रुख किया। वहां शुरुआत इंडी पॉप और कुछ फिल्मी गानों से हुई। छोटे छोटे मौके जिनमें मेहनत ज्यादा और पहचान कम मिलती थी, लेकिन इसी दौर ने उन्हें बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर्स तक पहुंचाया, स्टूडियो कल्चर समझाया और हिंदी ऑडियंस की नब्ज पकड़ना सिखाया। ये सफर थकाऊ था, मगर उसने जुबीन के सुरों में शहर की तेजी और संघर्ष का ताप जोड़ दिया। फिर आया वो पल जिसने उन्हें देश भर में जाना पहचाना नाम बना दिया। या अली रहम अली इस गाने ने साबित किया कि जुबीन सिर्फ गायक नहीं, एहसास की आवाज है। पहचान मिली, शो बढ़े, काम बढ़ा और उनके नाम के साथ एक नई दुनिया जुड़ गई, हिंदी सिनेमा की दुनिया, जहां हर गला भीड़ में खो जाता है पर कुछ आवाजें भीड़ को चीर कर निकल आती हैं। जुबीन ने बॉलीवुड में शोहरत हासिल करने के बावजूद असम को नहीं छोड़ा और ना ही असमिया संगीत, बंगाली धुनें और अपने लोक सुरों की नदी को छोड़ा। वो बार बार गुवाहाटी लौटते, लोक ताल में नए सुर मिलाते, फिल्मों में एक्टिंग करते, नई पीढ़ी को मौके देते। ये वापसी किसी दूरी की नहीं, दिशा की थी, जहां लोकप्रियता से ज्यादा अपनापन मायने रखता है। वो जानते थे कि कलाकार का असली घर वही है जहां उसकी आवाज को मतलब मिलता है। यही वजह है कि असम में उनका जिक्र कलाकार से ज्यादा बेटे की तरह होता है, भाई की तरह होता है। जुबीन की जिंदगी भावनाओं की कहानी है, कभी सफलता के शिखर पर तो कभी निजी संघर्षों से जूझते हुए, मगर हर बार वो गिरकर उठे और अपनी संगीत यात्रा को आगे बढ़ाते रहे। उनकी आवाज लाखों दिलों का सहारा बनी, कई बार मन का दर्द मिटाने वाली दवा भी साबित हुई। जुबीन गर्ग आज हमारे बीच नहीं है। सिंगापुर में हुए एक हादसे में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी मौत की वजह सवालों के घेरे में आ गई है। सिंगापुर में पहले ही ऑटोप्सी हो चुकी थी, लेकिन फैंस की मांग, सोशल मीडिया पर शक, संदेह और संभावित लापरवाही या षड्यंत्र के आरोपों को शांत करने के लिए सरकार ने गुवाहाटी में दूसरा पोस्टमार्टम करवाया, जिसमें एम्स के डॉक्टरों की मौजूदगी भी रही ताकि प्रक्रिया पर भरोसा बना रहे और अटकलें कम हो।
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि डेथ सर्टिफिकेट में डूबने से मौत का जिक्र है, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। उन्होंने साफ किया कि सिंगापुर में हुई मौत की कानूनी जांच वहां की पुलिस करेगी, जबकि असम में साजिश या लापरवाही जैसे आरोपों को लेकर सीआईडी कार्रवाई करेगी। जुबिन गर्ग के अंतिम संस्कार के वक्त असम रो पड़ा। गुवाहाटी की सड़कों पर हजारों लोग उमड़ पड़े। हर चेहरे पर आंसू थे, हर होंठ पर उनका कोई ना कोई गीत। ढोल, नगाड़ों और लोकगीतों की धुनों के बीच फूलों से सजी उनकी अंतिम यात्रा किसी राजा की विदाई जैसी थी। जुबिन की विदाई पर आज मुझे भूपेंद्र और लता जी की आवाज में वो गीत याद आ रहा है। दिन ढले जहां रात पास हो, जिंदगी की लौ ऊंची कर लो, याद आए अगर कभी जी उदास हो, मेरी आवाज की पहचान है घर याद।